नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का हमारे बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। नए वर्ष का आगमन हो चुका है और वर्ष 2024 ने विदाई ले लिया है। वर्ष 2024 के अगर यानी कि पिछले साल की जनवरी से लेकर दिसंबर तक के अगर सफ़र को अगर हम याद करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हुई जिस कारण से इसे महत्वपूर्ण घटनाएं भी हम कह सकते हैं, जो हमारे दिलों में, हमारे मन में लगातार जो जहन में वो उठता ही रहेगा और हमेशा हमें याद भी रहेगा। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना और इसी के साथ साथ भारत का वर्ल्ड कप जीतना और ऐसे कई दिग्गज ने अपने अंतिम सांस ली। जैसे बिहार में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी, तबला वादक जाकिर हुसैन, रतन टाटा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और भी ऐसे कई दिग्गज ने हमें अंतिम उसे कह सकते हैं कि उन्होंने विदाई ली और हमें अलविदा कह दिया। और बेशक हम सभी के जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन ये नया साल प्रतीक है नई उमंग का, नए उत्साह का। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि जो भी है, जहां भी है, आप उस काम में लगे रहें, तरक्की करें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। इन उम्मीद और कामनाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक प्यारा सा भजन सुनते हैं जिसकी प्रस्तुति दे रहे हैं देवानंद ठाकुर जी। अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, राखो कृपा निधान। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, राखो कृपा निधान। अब मैं शरण तिहारी। अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सदान। अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सदान। जल डूबत गज राज उबारे, जल डूबत गज राज उबारे। गणिका चढ़ी विमान, गणिका चढ़ी विमान। राखो कृपा निधान, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान। अब मैं शरण तिहारी। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा भजन की शुरुआत हुई और इसकी प्रस्तुति देवानंद ठाकुर ने जी दी। दर्शकों, एक आम इंसान से राष्ट्रपिता बनने तक का सफ़र उतना आसान भी नहीं था हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए। ये ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए जो काम किया वो अद्वितीय है, जिसकी कल्पना कभी किसी से की ही नहीं जा सकती। और ये ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में इनके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उनके दार्शनिक किए जाते हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। मेरा मन मेरा मंदिर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन में नहीं गुजरने दूंगा। महात्मा गांधी। और अब अपने खास मेहमान साहब को हम रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हमारे जो बीच मेहमान हैं वो एक चिकित्सक हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि
सर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और कहते हैं कि अत्यधिक सर्दियों में और अत्यधिक गर्मियों में भी छाती रोग से जो जुड़े रोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो। तो चलिए इन सब चीज़ों पर और अधिक बातचीत करने के लिए आज अपने खास मेहमान से आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक, छाती रोग विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आशीष डी सिन्हा जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, नमस्कार। आपका और दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रण किया, और मेरे तरफ से सभी दर्शकों को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इसके पहले नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं और मुबारक आपको। तो ये बताएं कि नया साल कैसा रहा आपका, कैसा बीता? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा भी था, भगवान के दया से बहुत अच्छा था, सब बहुत बढ़िया था। जी, तो आप छाती रोग विशेषज्ञ हैं, उसके बारे में हम आएंगे, लेकिन उसके पहले हम जरूर जानना चाहेंगे कि डॉक्टरी पेशे की जो शुरुआत हुई, ये जर्नी कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, छात्र जीवन आपका कैसा रहा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कहाँ से की, जरूर बताएं इसके बारे में। ऑब्वियसली डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस भी बहुत होते हैं। तो बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। फादर भी चाहते थे, मेरे फैमिली में मदर फादर दोनों चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उसके लिए शुरू से ही मतलब बोला जाता है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए प्रयास भी करते थे, पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती थी, ना चाहते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। फिर जब MBBS में गया मैंने MBBS भी बिहार से ही किया हुआ है मैंने। तो भी नो डाउट जो कॉलेज में जो हम लोग मज़े करते मस्ती करते वो सब भी होती थी, लेकिन पढ़ाई पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता था, क्योंकि आपको MBBS करना होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। तो उसके लिए तैयारियां भी बहुत कठिन होती है। तो डेली 6 से 8 घंटा हम लोग को पढ़ना ही पड़ता था। तो वो तैयारी के वक्त थोड़ी सी तकलीफ होती थी, आप दुनिया से ज़रा कट ऑफ हो जाते थे तैयारी करते। लेकिन एक बार जब रिज़ल्ट आ जाता है, आपने जो अपने लिए जो एक सोचा हुआ वो अगर साकार हो जाता है, तो वो उससे ज़्यादा खुशी फिर कुछ नहीं मिलती है। और आपने जितने भी सैक्रिफाइसेस दिए हुए हैं पहले, वो सब अच्छा लगने लगता है फिर। तो नो डाउट थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, लेकिन वो बाद में अच्छा लगता है। तो मैंने MBBS भी बिहार से किया, मैंने फिर डिप्लोमा किया PMCH से, पटना मेडिकल कॉलेज से, और सुपर स्पेशलिटी रेस्पिरेटरी मेडिसिन मैंने DNB किया है न्यू दिल्ली से। जी, तो डॉक्टर साहब आपने चेस्ट मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी किया है न्यू दिल्ली से। कितने वर्ष हो गए इस प्रोफेशन में? जी, मुझे रेस्पिरेटरी मेडिसिन, छाती रोग विशेषज्ञ का प्रैक्टिस करते हुए आज मेरा ये 11वां साल है। तो 1 दशक में मेरी प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हो चुकी है। तो लंबा अनुभव कह सकते हैं कि आपको इस शुरुआत हो गया है। ठीक है, अभी लेकिन बहुत आगे जाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अभी चूँकि सर्दियों का मौसम है, अचानक से सर्दी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दियों में देखा जाता है कि जो छाती रोग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन भी कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जानना चाहेंगे किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जरूर बताएं इसके बारे में, निदान इसका क्या है? जी राकेश जी, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अधिक टेम्परेचर, चाहे बहुत या कम टेम्परेचर हो, बहुत जाड़ा हो जाए, बहुत ठंड हो जाए, जैसे कि अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये ठंड और बढ़ने वाली है। तो इस एज ग्रुप, इसमें देखा गया कि जो एक्सट्रीम एजेस है, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या जो एक्सट्रीम एजेस के होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, एल्डरली जिनको हम कहते हैं, वो थोड़े से ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस को लेके। निमोनिया के चांसेस बहुत बढ़ जाती है, ब्रोंकाइटिस, या पहले से कोई बीमारी, छाती की बीमारी हो, जैसे कि ब्रोंकियल एस्मा हो, COPD हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो, सार्कोइडोसिस हो, बहुत सारी बीमारियां हैं। ये सब बीमारियां उखड़ जाती है, मतलब ये ख़राब हो सकती है विंटर में, चाहे वो हवा लग जाए या कोई इन्फेक्शन लग जाए। तो हमेशा मतलब जाड़े के सीज़न में देखा गया कि निमोनिया बहुत कॉमन हो जाती है, और जितने भी जो पहले भी जो फेफड़े की बीमारी आती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उसमें आपको प्रिकॉशन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक्सट्रीम ऑफ एजेस, बच्चे और जो बुज़ुर्ग हमारे जो हैं, उनका ध्यान हमें रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें ज़्यादा परेशानी होती है, अमूमन ये भी देखा जाता है कि उन्हें एलर्जी की भी ज़्यादा शिकायत हो जाती है, अत्यधिक धूलकण, या फिर घर में अगर सब्जियां बनती हैं रसोई के मतलब कि गैस से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मतलब कि कैसे उनका जो है वो ध्यान रखा जाए? और जैसा कि पूर्व में बात भी हुई है कि जो घर में कुछ पेट्स एनिमल्स हैं उनसे भी परेशानी हो सकती है, तो इसके बारे में भी जरूर बताएं, कितनी सतर्कता रखनी चाहिए और ऐसे कौन कौन से पेट हैं जिन्हें घर में रखने से बचना चाहिए अगर आपके घर में उस तरह के पेशेंट हैं तो? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका फिर से। तो ये जो आप बता रहे, जो एलर्जी होती है ना, ये बेसिकली ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं, दमे की बीमारी होती है।
तो दमे की बीमारी में आपके बहुत सारे कारण, सबसे पहले ये दमा जो हम कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को रह रह के खांसी आना, सांस फूलना, छाती में जकड़न जैसा होना, या रात को सोते वक्त में या दिन में भी सीटी जैसा आवाज़ अगर आ रही है, तो ये सब दमे के लक्षण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें धुएं का सूत्र बहुत होता है, जैसे हमारी माँ बहनें किचन में रहती हैं, वो खाना बनाती हैं, तो जो खाने का जो छौंक डालते हैं, जो खाने की जो एक स्मोक निकलती है जो छौंक वाली, उससे बार बार लगातार छींके आना, ये सबसे दमा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन जो है वो कितना ससेप्टेबल है, क्या वो जेनेटिक है, क्या उसके माँ बाप को भी अगर दमा था तो वो चांसेस होता है कि उनको भी हो, और ये हमेशा डिपेंड करता है कि आप कितने ससेप्टेबल हो। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ हो रहा है तो आपको ये सब चीज़ से बचना चाहिए। अगर आप किचन में जा रहे हैं तो एग्जॉस्ट फैन लगा लीजिए, मास्क लगा के काम करिए। बहुत बार घर में हम लोग जो पूजा करते वक्त में धुएं का प्रयोग यूज़ करते हैं, अगरबत्तियाँ यूज़ करते हैं, तो भगवान को अगरबत्ती दिखा के वो धुएं के जो सूत्र है उसको हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, तो घर में धुआं नहीं फैलेगा। तो इसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारे जिनको रेस्पिरेटरी डिजीजेज होते हैं तो वो लोग को ये एग्जर्बरेट मतलब बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, एक आपने एक जैसे कहा जानवर, तो जानवर का जो रोआं होता है ना, आप या डैंड्रफ होता है उनका जो एक, या पक्षियाँ होती है, तो एवियन एंटीजन उसको कहते हैं, उससे एक बीमारी होती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो उससे क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में ना, जब वो उसकी जो रोएं के जो कण होते हैं वो हमारे सांस के नलियों में जाके सूजन करते हैं और वो फेफड़े को इन्वॉल्व करा देते हैं। अगर तुरंत अगर इसके चेक नहीं किया तो ये बढ़ते बढ़ते वो क्रोनिक हो जाता है, मतलब ये लंबे लंग को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देता है। ये एक तरीके का इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होता है। तो अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, या मान लीजिए किसी को ब्रोंकियल एस्मा है, या किसी को दम में COPD की बीमारी है, तो उनको जानवर रखने से परहेज करना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जानवर से हमें भी बहुत प्यार होता है, आप बहुत अपने बच्चों की तरफ का करते हैं, तो आपका केयर भी आपको उसी की तरह करना चाहिए। जैसे कि आपको जितना कम से कम है एनिमल के संपर्क में कम आए, मास्क लगाएं, उस एनिमल का केयर ज़रूर करें, और जितना दूर रहेंगे थोड़ा सा आप केयर करिए, लेकिन अगर हो सके तो किसी और को बोलें। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे इससे ये बीमारी हो गई है, ये बीमारी हो गई, तब तो आपको वो एनिमल से, जानवर से आपको दूर ही रहना आपके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, यानी कि साफ सफाई रखना, हाइजीनिक रहना जी, बहुत ही जरूरी है। देखिए, साफ सफाई तो किसी भी परिस्थिति में आपको धुएं से, धूल से, एनिमल डैंड्रफ से, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्मोकिंग थ्रिल्स बट किल्स, तो वो सब चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए। हर चीज़, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं स्मोकिंग से, तो ये सब धुएं के किसी भी सूत्र से आपको दूर रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, किसी भी धुएं के सूत्र से आप दूर रहें। जी बिल्कुल, तो ये कई सारी हिदायतें आपके द्वारा दी गई, और वाकई में घर में अगर इस तरह के पेशेंट हैं तो हम सभी को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितना हो सके अपने बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखें। अगर उस तरह की बीमारी को शिकार हैं, अगर पेट्स हैं आपके सामने, आपके घर में, तो हो सके तो उसे दूरी बनाए रखें, और साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है इस सब चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टरी पेशे की अगर बात की जाए तो डॉक्टरी पेशा ऐसा है कि मतलब कि खुद के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि अब तक कई डॉक्टर्स ने अपना अनुभव ऐसा बताया है। आपका भी अनुभव जरूर जानना चाहेंगे कि अगर डॉक्टरी पेशा से अगर आप फ्री होकर मतलब कि माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं तो किस तरह की जो आपकी एक्टिविटी है वो आप करना पसंद करते हैं, क्या क्या रुचि आप रखते हैं इसके अलावा? देखिए, सही कहा आपने, डॉक्टरी पेशा जो है वो एक पेशा ही नहीं, एक जिम्मेदारी है। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ता है। तो उसमें आप केयरलेसनेस और लापरवाही का तो स्कोप और चांस ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो हो जाता है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सीख जाते हैं उसको कोप अप करने के लिए। तो जब वो काम ख़त्म हो जाती है, जब हम घर में आते हैं, जब जैसे आपने कहा रिलैक्स होने के लिए, तो परिवार के साथ टाइम बिताना, बच्चे, मेरा छोटा एक बेटा है तो उसके साथ खेलना, उसके साथ बातें करना, वो उसने स्कूल में क्या किया, उसका दिनचर्या उसका कैसा रहा, उससे इंटरेक्ट करना, घर में क्या हो रहा है, वाइफ से बात करते हैं, रिलैक्स होने के लिए गाना वाना सुन लेते हैं, और पिक्चर मुझे देखना पसंद है। तो सब पिक्चर तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन कुछ नए और कुछ पुराने पिक्चर देख लेता हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो वैसे ही पिक्चर देख लेता हूँ, गाना सुन लेता हूँ,
और बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल कूद लेता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। जी, ये माइंड को रिलैक्सेशन जी, हाँ, से रिलैक्स मिलता है, करती है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हम जिस प्रोफेशन में भी हैं स्ट्रेस तो होता ही है, जी। और उससे मतलब कि थोड़ा सा फ्रीडम जरूरी है हम सभी के लिए, ताकि हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हम सही तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक हम उसमें काम कर सकें। डॉक्टर साहब, अगर हम एक हेल्दी लाइफ की हम बात कर रहे हैं, एक हेल्दी रूटीन की अगर बात की जाए, जो हमारे न सिर्फ पूरे दिन को बल्कि हमारे पूरे लाइफ को भी बदल सकता है, मेंटली और फिजिकली हम कैसे स्वस्थ रहें, फिट रहें, क्या बताना चाहेंगे आप? आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में? राकेश जी, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, मतलब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है और मानसिक रूप तरीके से भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जितना हो सके इतना कम लें। बोलना आसान होता है लेकिन उसे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ थोड़ा सा आध्यात्मिक करें, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं तो आध्यात्मिक की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। फिजिकल हेल्थ में है कि रूटीन आपका सही होना चाहिए। अगर मैं चेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू करूँ जो हेल्दी लंग के लिए, तो हेल्दी लंग के लिए कि अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फल फ्रूट खाएं, फल सब्जी ढेर सारे खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमें सिर्फ लगता है कि लंग कैंसर होता है, लेकिन लंग कैंसर को छोड़ के भी बहुत सारी बीमारियां, लंग कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकियल एस्मा हो गया, ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गए, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो स्मोकिंग भी एक, मतलब आज के ज़माने में बहुत लोग तो स्मोक इसलिए करते हैं कि उनको लगता है ये फैशन है। जनरली बुरा ना माने, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूथ में थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं पी लूँगा तो थोड़ा सा एक नहीं होता कि माचो फीलिंग आ जाता है एक। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमारे यूथ को समझाना बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग से आप हीरो नहीं बनिएगा। स्मोकिंग अगर आप किसी से छुड़वा देते हैं और नहीं करते तब आप हीरो ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्लीज़ क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग हर प्रकार का, आजकल ई सिगरेट का भी बहुत प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे हम लोग वेपिंग कहते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो स्मोक नहीं कर रहे, ये तो ई सिगरेट है। लेकिन ई सिगरेट भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना कि एक सिगरेट। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। नियमित एक्सरसाइज करें, वो बहुत ज़रूरी है। नियमित खाएं, एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं। इससे ज़्यादा खुशी शायद ही कहीं मिले आपको। और कुछ जो एक्सरसाइज, अच्छा खाना और स्मोकिंग ना करें। कम से कम एक डिसिप्लिन लाइफ, जितना डिसिप्लिन लाइफ आप बिताएंगे, लाइफ भी आपको उतना ही अच्छी गिफ्ट देगी गुड हेल्थ का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। और मतलब कि हैरानी की बात यह है कि जो यूथ हैं, कई सारे ऐसे यूथ हैं जिन्होंने स्मोकिंग को अपना लाइफ स्टाइल मान लिया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं जो दूसरों को देख कर ही ऐसा सीखते हैं, और शायद धुएं को उड़ाना ही वो अपने कहने के लाइफ का मकसद भी समझते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं। आपकी फैमिली के बारे में हम बात करना चाहेंगे। फैमिली में कौन कौन है, परिवार को कितना समय दे पाते हैं, और क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा? हाँ, ये तो होता है, लेकिन मेरे परिवार वाले समझदार हो गए हैं कि अब उनको पता है कि मेरी भी एक जिम्मेदारी है बाहर में, मेरे पेशेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बहुत बार मुझे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, वो मुझे जाना पड़ता है। अगर वैसा कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो वो मुझे जाना पड़ता है। तो मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज़ को समझती है। मेरे प्रोफेशन के हर एक, देखिए आपके भी प्रोफेशन के चैलेंजेस हैं और मेरे भी प्रोफेशन के चैलेंजेस। एवरी प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होती है, फिर हम वो धीरे धीरे हम लोग सीख जाते हैं इसको हैंडल करना। और परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि भाई अब ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ये इनका प्रोफेशन है और ये इनकी ज़रूरत भी है। तो एक तो वो सब सीख गए हैं। मेरी जैसे मैंने बताया कि मेरा एक बेटा है, वाइफ यहाँ पे है, और मुंबई में मेरे पापा रहते हैं, मेरी बहन रहती है। मेरी मदर का देहांत हो गया था 2008 में, तो अभी तो मुंबई में मेरे फादर हैं और मेरी बहन है, वहीं रहते हैं। जी, तो मुंबई में मतलब कि मुंबई आपका आना जाना यहाँ लगा रहता है या फिर अब यहाँ पे? हाँ, नहीं, मैं जाते हैं ना। जैसे आपने पूछा ना कि नए साल में, तो 31 दिसंबर के पहले मैं मुंबई ही गया हुआ था। तो होली में, जैसे हम कहते हैं ना हिंदुओं में, हमारे जो होली में त्यौहार, जो होली बड़ा त्यौहार एक माना जाता है, तो फादर का भी रहता है कि नहीं भाई तुम कितने भी बिजी हो लेकिन होली में तुमको रहना चाहिए। तो बहुत बार ये हो पाता है, बहुत बार नहीं हो पाता है। वो आ जाते हैं या मैं चला जाता हूँ, तो वैसे हो जाती है। हाँ, तो डॉक्टर साहब पिछले 10 से 11 वर्षों से आप इस प्रोफेशन में कार्यरत हैं, सेवारत हैं आप। जब भी आप अपनी सेवा देते हैं तो किस तरह के पेशेंट जो है आपको मतलब कि हैंडल करने का मौका मिलता है? क्या दिक्कतें आप उनमें देख पाते हैं, और क्या लगता है कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनका जो लाइफ है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सही रहता है, या फिर उन्हें बहुत कुछ
आपसे भी बहुत कुछ उन्हें सलाह मशवरा भी दिया जाता है कि अगर आप लाइफस्टाइल को सही करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो किन किन बातों का अधिक से अधिक आपको ध्यान रखना होगा? जी, तो जैसे कि हम रेस्पिरेटरी फिजिशियन से, चेस्ट फिजिशियन है, तो हम मैं सिर्फ छाती रोग विशेषज्ञ, छाती के ही मरीज़ को देखता हूँ। छाती में सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे ब्रोंकियल एस्मा, COPD, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, लंग कैंसर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ये मुख्य हैं। मतलब ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे होते हैं, यही पेशेंट्स हम ज़्यादा देखते हैं। बहुत सारी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्मोकिंग से, तो स्मोकिंग से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसमें से भी ब्रोंकियल एस्मा और COPD, हमारे देश में स्मोकिंग, चाहे वो हुक्का हो गया, गांजा हो गया, बीड़ी हो गया, ग्रामीण में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। सिगरेट स्मोकिंग का प्रचलन शहर में देखा गया, लेकिन बहुत ग्रामीण महिलाएं भी इनका स्मोकिंग का जो धूम्रपान का जो सेवन करते हैं बीड़ी के रूप में, वो करते हैं, तो उससे COPD नाम की एक बीमारी होती है। अनफॉर्चुनेटली गैस होने के बावजूद भी मुझे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, घर आते हैं, जिनमें आज भी चूल्हा जलता है, तो चूल्हे से भी दमे की बीमारी होती है। या ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जिसमें धुएं का सूत्र बहुत हो रहा है, कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए कोल फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलती है, तो उससे भी बीमारियाँ होती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। डायबिटीज़ क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, तो इससे देखा गया कि डायबिटीज़ जो होते हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होते हैं, उनमें निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस के भी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है। तो निमोनिया हो गया, निमोनिया कई प्रकार का होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, वायरस इन्फेक्शंस होता है। महामारी आप सभी को याद होगा, कोविड-19, वो एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन था, तो वो फेफड़े को ही उसने इन्वॉल्व किया था। और मतलब कि इससे जुड़े कई बीमारियां हैं, लेकिन हमें अवेयर भी रहना होगा ताकि किन किन चीज़ों से ये बीमारियां घर कर सकती है, हमारे ऊपर हावी हो सकती है। तो वही धुएं से बच के रहना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर को प्लीज़ कंट्रोल करिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको बीमारियां, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है और अन्य कोई प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, अपना टीकाकरण अपना ज़रूर कराएं। जिस तरह से आप अपने बच्चों को टीका देते हैं कि आगे ये बीमारियां ना हो, अगर हो भी तो उसकी तीव्रता बहुत कम हो, तो टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जिनको फेफड़े की बीमारी है, वो अपने डॉक्टर से मिलके टीकाकरण पे ज़रूर ध्यान दें। टीकाकरण से कि स्पेशली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक होती है जो हम लोग को हर साल हम लोग लगाते हैं, उससे ये बीमारी की तीव्रता और मृत्यु की जो ये चांसेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग ना करें, डायबिटीज़, शुगर को कंट्रोल करें। कोई भी बीमारी है तो वो बीमारी को आप प्लीज़ अपने से ट्रीट ना करें, डोंट बी अ सेल्फ डॉक्टर। जो भी उनके डॉक्टर के स्पेशलिस्ट, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप हार्ट के स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल लीजिए फॉर शुगर, डायबिटीज़ के लिए। तो उन लोग आप जो बता रहे हैं और जो आप बता रहे हैं, वाकई में ये हेल्दी रूटीन और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की है उसका इस्तेमाल आप बखूबी करेंगे और नए साल में इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने हेल्थ पर भी आप काम जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पूरे दिन, पूरे साल आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, औरों को भी आपको इससे जोड़ना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़े और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बिहान के कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार नेत्रहीन परिषद के महासचिव डॉक्टर नवल किशोर जी, जो सन 1990 में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता रहे हैं। पटना कॉलेज से इन्होंने इतिहास में ऑनर्स किया, इतिहास से ही इन्होंने एमए किया और फिर इतिहास से ही इन्होंने बीएड की। उसके बाद पटना लॉ कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी बिहार नेत्रहीन परिषद के महासचिव हैं और पटना जिला मनरेगा के लोकपाल भी हैं। आप दिव्यांगों के बीच पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस सेवा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। पटना के धनरुआ के रहने वाले आप डॉक्टर नवल किशोर जी, आपकी कई बड़ी उपलब्धियां भी रही हैं और आपको लोक गायक के रूप में भी जाना जाता है। पढ़ाई लिखाई आपकी पटना के
नेत्रहीन विद्यालय कदमकुआं से हुई शुरुआती पढ़ाई। हालांकि स्कूलिंग के समय में थोड़ी बहुत कठिनाइयां जरूर आईं। उस वक्त ब्रेल लिपि की पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, जिससे पढ़ाई में परेशानी तो हुई, लेकिन आपने सफलता हासिल की और आप आज बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम बिहार अभियान में। नमस्कार जी नवल किशोर शर्मा जी, तो सबसे पहले शुरुआती जर्नी का जिक्र हमने किया और एक लघु फिल्म के माध्यम से हमने आपके बारे में और हमारे दर्शकों को भी हमने आपके बारे में बताया। तो जरूर चाहेंगे शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, जरूर बताएं। और चूँकि आपको एक लोक गायक के रूप में भी जाना जाता है, जरूर बताएं। चूँकि आप पटना में नेत्रहीन परिषद के महासचिव भी हैं और मनरेगा लोकपाल में भी आप जुड़े हुए हैं, कितने वर्ष हो गए आप? जी, मैं पिछले लगभग 45 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ जी, और बिहार नेत्रहीन परिषद सहित अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ जो दिव्यांगता से संबंधित है। बिहार विकलांग अधिकार मंच है, एक पूर्वांचल नेत्रहीन समिति है। इस तरह से हम लोग दिव्यांगों के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से कल्याणकारी कार्य करते हैं। और जहाँ तक संगीत का सवाल है, तो पिछले कई वर्षों से मुझे बिहार सरकार के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम विभिन्न स्थानों में होते हैं, सोनपुर में, बोधगया में या अन्य स्थानों में, तो उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग की ओर से मुझे आमंत्रित किया जाता है समय समय पर, और मैं अपनी टीम के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहता हूं। और अन्य समय में मैं सामाजिक कार्य में संलग्न रहता हूं। पिछले लगभग 3 वर्षों से मनरेगा लोकपाल का दायित्व पटना जिला का मेरे जिम्मे है, जहां हम लोग एक टीम के साथ जाकर पंचायतों में जो कमी नज़र आती है, जो त्रुटि होती है, जिसकी शिकायत हम लोग को मिलती है, उसकी पूरी जांच हम लोग एक टीम के साथ वहां जाकर करते हैं। और हमने कॉलेज लाइफ में भी, कॉलेज जीवन में भी हमने सामाजिक कार्य, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह जो ऑर्गेनाइज होता रहा है विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा, उसके माध्यम से हम लोग ब्लड डोनेट भी हम करते रहे हैं। और समय समय पर जितना भी वक्त मिलता है हम सामाजिक कार्य में अपने समय को देना पसंद करते हैं। जी नवल किशोर शर्मा जी, बिहार नेत्रहीन परिषद के आप महासचिव हैं। किन उद्देश्यों के साथ इसका गठन किया गया, क्योंकि आप इसके संस्थापक रहे हैं? जी, तो जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। जी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरे जैसे 5 नेत्रहीनों ने हम लोग मिल करके और इस संगठन को कायम किया, और हम लोग 5 संस्थापक सदस्य उसके माने जाते हैं। मेरे अलावा और 4 हमारे मित्र हैं, वो भी दृष्टिहीन हैं, और वे भी अपने हिसाब से सामाजिक कार्य करते रहते हैं। उनमें अधिकांश लोग शिक्षक रहे हैं। और हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि हम लोग इतना बड़ा काम करेंगे, क्योंकि बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि अपने राज्य में आज़ादी के 75 साल के बाद भी राज्य सरकार की ओर से नेत्रहीन लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं चल रहा है। लड़कों के 3-3 विद्यालय हैं, लेकिन लड़कियों का स्कूल भी हम लोगों ने कायम किया यहाँ पे अंतर ज्योति बालिका विद्यालय कुम्हरार में, और जिसमें हमारे सभी मित्र जो भी नेत्रहीन और नेत्रवान लोग हैं सभी सहयोग करते हैं, और बहुत लोग व्यावसायिक लोग जो हैं वे भी हमारी मदद करते हैं। तो ये कार्य किया। इसके अलावा हम लोगों ने CBR प्रोजेक्ट को ऐसे लोगों के लिए चलाया था जो नेत्रहीन और दिव्यांग हैं और वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, तो वे अपने घर पर बैठकर कुछ हाथ का काम, झाड़ू बनाना, मचिया बनाना, कंडिल बनाना, ये सारे कार्य उन्होंने किया। उनको प्रशिक्षण दिया गया और अपने घर पर ही वो कुछ न कुछ अर्जित करते रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग कई परियोजनाएं चलाते रहे हैं। ब्रेल बैंक हम लोग एक चलाते हैं, जिसके माध्यम से ब्रेल लिपि से संबंधित वो ब्रेल कार्डबोर्ड पेपर, फिर वो छड़ियाँ नेत्रहीनों के लिए उपयोगी है वो हम लोग देते हैं। चेस खेलते हैं नेत्रहीन लोग, वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन सेंटर उसका है नहीं, तो बाहर से मंगवा करके पूरे राज्य के नेत्रहीनों को, ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराना, यह कितना चुनौती भरा कार्य हो सकता है आप खुद कल्पना करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन सेंटर नहीं है, तो किताबें भी देहरादून से मिलती है, भारत सरकार के संस्थान से। दिल्ली में एक NGO है, उसके द्वारा हम लोग किताबें मंगाते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं। चेस वगैरह वहाँ से मंगवा के देते हैं। क्रिकेट बॉल वगैरह भी नेत्रहीन छात्रों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जी नवल जी, आप लोगों का दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन भी है, जिसके आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसकी क्या भूमिका है, जरूर चाहेंगे इसके बारे में भी जरूर बताएं। उसके अलावा ये है कि जो नेत्रहीनों के अलावा दूसरे दिव्यांगजनों की हमारी समस्याएं हैं जी, उनके लिए हम लोग पहल करते हैं। उसके माध्यम से बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाना, उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था करवाना, उनके लिए संगीत संबंधी व्यवस्था करवाना।
तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अनेक सामाजिक संगठन जो दिव्यांगों से जुड़े हैं, मैं उसका हूं। जैसे एक बिहार विकलांग अधिकार मंच है, उसके माध्यम से भी कार्यक्रम चलाते हैं। दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के माध्यम से भी, ये संगठन तो कुछ वर्ष पूर्व ही कायम हुआ है, तो उसके माध्यम से भी कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। फिर पूर्वांचल नेत्रहीन समिति का जिक्र मैंने किया था, तो वो उसका मुख्यालय ये वैशाली में है, ये जंदाहा के पास महेश्वर में। तो उसके माध्यम से भी हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जितने भी संगठन से हम जुड़े हैं उनके माध्यम से नेत्रहीन सहित दिव्यांगों का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम समय समय पर हमेशा चलाते रहते हैं। जी अच्छा नवल जी, ये हम समझना चाहेंगे ब्रेल लिपि के बारे में कि ये मतलब कि टेक्निक है क्या, कैसे इसे रीड किया जाता है दिव्यांगजनों के हिसाब से, ये कितना सरल है, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। देखिए, ये ब्रेल लिपि ही है जिसके माध्यम से आज मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों नेत्रहीन बहुत सम्मानित पदों पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको जानकर खुशी होगी कि IAS के रूप में भी कुछ नेत्रहीन लोग कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर तो विश्वविद्यालयों में हैं ही, और उसके अलावा बैंकिंग सेवा में भी लोग हैं। तो यही ब्रेल लिपि है जो लुई साहब की बहुत बड़ी देन रही है हम लोगों के लिए, कि इसे पहले उन्हें प्रेरणा मिली डॉक्टर बारबेयर साहब से इस लिपि को स्टार्ट करने की, शुरू करने के बारे में। और बाद में उन्होंने 12 बूंदे का जो अक्षर हुआ करता था अधिकतम, उसे उन्होंने विदिन 6 डॉट्स, 1 से लेकर 6 बूंदे के अंदर उन्होंने सारे अक्षर को समाहित किया, एडजस्ट किया। तो ये लिपि ही तो हम लोग का आधार है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कि आपके हाथों में जो पुस्तक है वो ब्रेल लिपि है, जरूर चाहेंगे उसे कैमरे के सामने। जी, ये ब्रेल लिपि है और ये ब्रेल कैलेंडर है। और ये ब्रेल कैलेंडर जो है आपको हम लोग बनवाए हैं, भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है ये कैलेंडर जी। और इस कैलेंडर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग पढ़ करके इसको और समझ जाते हैं। जैसे कुछ भी आप कोई तारीख पूछेंगे, कुछ भी अगर पूछेंगे कि आज कितनी तारीख है, या फिर जनवरी में किसी दिन के बारे में पूछेंगे कि यह दिन को कितनी तारीख होगी, तो ये सब हम लोग छू करके उंगलियों से ऐसे देख करके पढ़ के आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके माध्यम से इतना हम लोग का ज्ञान अर्जन हो रहा है कि ब्रेल लिपि में रामायण, गीता और बहुत सारे उपयोगी पुस्तकें जो हैं ब्रेल लिपि में छपी हैं। भारत सरकार का संस्थान है देहरादून में, उसके द्वारा, और कुछ निजी संस्थान भी हैं, उसके द्वारा भी इस लिपि के माध्यम से ही हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जी नवल शर्मा जी, ये जो नेत्रहीनों के लिए लिपि है ब्रेल लिपि, इनके जननायक है जिनके हम लुई ब्रेल के नाम से जानते हैं, उनके जीवन से भी आप काफ़ी प्रभावित हैं। जरूर चाहेंगे उनके जीवनी पर भी अगर संक्षिप्त अगर कोई विवरण हो तो जरूर बताएं हम सभी को। लुई साहब जन्म से नेत्रहीन नहीं थे। एक दुर्घटना के कारण 3 वर्ष की आयु में उनके पिताजी के घर में एक वर्कशॉप था, चमड़े का काम किया करते थे, और भूल से वो वर्कशॉप खुला छोड़ करके चले गए उनके पिताजी। तो बच्चों में स्वाभाविक रुचि होती है कि माता पिता जो कार्य करते हैं उसमें वो कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, सारे बच्चों में आप देखते होंगे। तो उन्होंने जब देखा कि वर्कशॉप खुला है तो चले गए वो वर्कशॉप में। अब कोई वहाँ पे था नहीं। उन्होंने जो सुआ जिससे चमड़े उमड़े में छेद किया जाता है, काटा जाता है, उसको उन्होंने उठाया और चाहा कि मैं भी उस चमड़े में कुछ काम करूं। बस जैसे उन्होंने दबाया उस चमड़े पर उस सुआ को, अचानक सुआ छिटक कर उनकी आँख में जा लगी और उनकी आँखों से खून बहने लगी। तो इस प्रकार उनकी एक आँख की रोशनी तो तुरंत खत्म हो गई और दूसरी आँख की रोशनी भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि उस ज़माने में चिकित्सा संबंधी इतना विकास नहीं हुआ था जितना आज विकास हुआ है। तो गांव की एक बुढ़िया दादी थी, उन्होंने कुछ जड़ी बूटी से कुछ इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आँख सुधर न सकी। और बाद में उनके पिताजी ने पेरिसंध विद्यालय में उनका नामांकन कराया। वही एक विद्यालय था उस समय पूरे विश्व में, रॉयल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित वह विद्यालय था। वहाँ उनकी शिक्षा के लिए उन्हें 10 वर्ष की आयु में नामांकन कराया गया। पहले तो गांव में ही उनकी पढ़ाई कुछ मौखिक रूप से चलती रही और वो याद कुछ रट करके याद करते रहे। और बाद में उस विद्यालय में जब वो गए तो इस लिपि के बारे में कुछ जाने तो उन्हें लगा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति एक अंगुली से 12 डॉट्स को एक टाइम में नहीं छू सकता, क्योंकि 5वां अंगुली से आप नहीं पढ़ सकते। आप एक ही अंगुली से आपको पढ़ना चाहिए, इससे पढ़ें, जिससे भी पढ़ें। पूरे डॉट्स को आप सभी अंगुलियों से नहीं छू सकते हैं, क्योंकि छुएंगे तो आपका इंप्रेशन नहीं बनेगा, उस डॉट्स के बारे में आपका आइडिया नहीं होगा। तो एक अंगुली से 12 डॉट को छूना, 6 डॉट को छूना कितना आसान होगा। तो 12 डॉट्स वाला जो डॉक्टर बारबेयर साहब ने, जो सेना में एक कैप्टन थे,
कैप्टन से रिटायर हुए और उन्होंने सेना में उसका उपयोग करते थे। रात्रि के अंधेरे में सैनिकों को कुछ संदेश देने का, कि कैसे संदेश दें, उसका उपयोग करते थे। उस लिपि को उन्होंने, बारबियर साहब की लिपि को उन्होंने 12 डॉट से 6 डॉट बना दिया। विदिन 1 to 6 डॉट अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, विश्व की अधिकांश भाषाओं में हम लोग आसानी से लिख पढ़ सकते हैं अगर भाषा का सही ज्ञान हो तो। जी चलिए डॉक्टर साहब, ये नवल किशोर जी एक ये भी जानना चाहेंगे कि वर्ष 1990 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बेस्ट टीचिंग के तौर पर आपको ये सम्मान मिला है और भी कई बड़ी उपलब्धियां आपके नाम पर है। जरूर चाहेंगे उन उपलब्धियों की एक झलक आपसे हम सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं सामान्य विद्यालय में टीचर के रूप में कार्य करता रहा लगभग 30 वर्षों तक, और उस समय मैं जहानाबाद के एक सामान्य विद्यालय में था, जनरल बच्चों को पढ़ाना था। उस समय मेरा सिलेक्शन टीम के द्वारा, यहाँ से कमेटी, कोई सेलेक्ट कमेटी होती है, उसके द्वारा मेरा चयन किया गया। तो लोगों को यह विश्वास हुआ कि सामान्य विद्यालय में एक नेत्रहीन व्यक्ति सामान्य बच्चों को किस ढंग से पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ा रहे हैं तो यह उनकी सफलता है, यह उनकी खूबी है कि ब्रेल लिपि में पुस्तकें कम होने के बावजूद, और बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय था जहानाबाद का, मुरलीधर हाई स्कूल जहानाबाद। बाद में मुझे बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद हेतु चयनित किया गया और बिहार में मैं पहला व्यक्ति था सामान्य विद्यालय में मेरिट के आधार पर चयनित होने वाला। सामान्य विद्यालय में हेडमास्टर के रूप में, कुछ और 1-2 मित्र थे जो प्रमोशन के द्वारा, हमसे सीनियर लोग थे, वो हेडमास्टर बने, लेकिन बीपीएससी के द्वारा मैं पहली बार चयनित हुआ था। और उसके अलावा अनेक एनजीओ के द्वारा भी मुझे पुरस्कार दिया गया है सांस्कृतिक कार्य करने के लिए और सामाजिक कार्य करने के लिए। उन सभी का तो जिक्र यहाँ करना संभव नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सामाजिक कार्य जो मैं करता रहा हूँ अपने दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए, उसी के कारण मुझे, और एक एशिया का भी फर्स्ट अवार्ड मुझे 4 जनवरी 2009 को दिल्ली के तत्कालीन राज्यपाल तेजेंद्र खन्ना साहब के हाथों मिला था, जिसमें जापान के एक महत्वपूर्ण संस्था के द्वारा मेरा चयन किया गया था फर्स्ट अवार्ड के लिए, प्रथम पुरस्कार के लिए। ब्रेल लिपि में ही एशिया का प्रथम अवार्ड मुझे मिला, पुरस्कार मिला 4 जनवरी 2009 को। जी बिल्कुल, ये कई बड़ी उपलब्धियां आपने बताई और इससे हमें यही मतलब कि हमें सबक और प्रेरणा मिलती है कि इंसान अंदर से कमज़ोर नहीं होता है, अगर वो ठान ले तो उसके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं है। बातों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल लौटेंगे जल्द। आप बने रहें बिहार बिहान के साथ। मीरा का हमने कब से नाम सुना था, तो ये रहा मीरा बाई का घर। नानू कम इन, नानू। यानी आज एक लगाया, हाँ, 3 साल में पहला फल आएगा। छोटे से अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और बिहार नेत्रहीन परिषद के महासचिव, पटना मनरेगा के लोकपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी, कई सारी बातें आपके सामने हुई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोकगीत भी गाते हैं, तो जरूर चाहेंगे एक लोकगीत जरूर की प्रस्तुति दें। क्या आप सुनाना चाहेंगे आप? जी, ऐसा है कि मैं तो बिहार के अनेक भाषाओं में गीत गाता हूँ, लोक संगीत प्रस्तुत करता रहा हूँ, और मैं मगही भाषा में कुछ गीत लिखता भी हूँ, मैंने लिखा भी है। तो भारत सरकार और बिहार सरकार की अच्छी योजना वर्षों से चल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो मैं चाहता हूँ कि एक दहेज प्रथा के विरुद्ध मैंने गीत लिखा है मगही भाषा में। अगर आप कहें, ऐसे तो मैं भोजपुरी में भी गाता ही हूँ, तो अगर आप कहेंगे तो वह गीत जो जिसकी रचना मैंने की है जरूर सुनाएं, वो मैं सुनाना चाहूँगा। तो ये गीत मैंने लिखा है दहेज प्रथा के विरुद्ध, क्योंकि कानून बने कई वर्ष होने के बाद भी सामाजिक तौर पे जो जागरूकता समाज में होनी चाहिए वो जागरूकता अभी नहीं आ पाई। इसलिए मैंने एक मगही भाषा में जो लिखा है गीत, तो मैं सुनाना चाहूँगा। बेटवा से काम न है, बेटवा से काम न है,
बेटिया हमार हो दहेज कैसे लेवा बाबू, करना विचार हो दहेज कैसे लेवा बाबू, करना विचार हो दहेज कैसे लेवा बाबू। तो हर बेटा हाथू बेरोजगारिया, हमर बेटिया कॉलेज में नौकरिया। तो हर बेटा हाथू बेरोजगारिया, हमर बेटा कॉलेज में नौकरिया। एकरो से बढ़िया ना मिले तो आधार हो दहेज कैसे लेवा बाबू, करना विचार हो दहेज कैसे लेवा बाबू। मानवा तमाना बाबू, मानवा तमाना बाबू, न तुझे बजेल हो दहेज कैसे लेवा बाबू, करना विचार हो दहेज कैसे लेवा बाबू। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस गीत की प्रस्तुति दी। और ये लोकगीत में एक बहुत बड़ा संदेश भी है हम सभी के लिए, हमारे समाज के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल किशोर जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए। अपनी उपलब्धियों के साथ साथ आपने लोकगीत के माध्यम से हमारे समाज को एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों तो बताई, साथ ही साथ हमें इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। और प्रेरणादायी है ये, न सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए भी बल्कि उनके लिए भी, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए भी। तो कार्यक्रम जो है अब समापन की ओर बढ़ चला है, लेकिन उसके पहले हम आपको एक बहुत ही सुंदर जो गीत है वो सुनाने जा रहे हैं। ये गीत समर्पित है हमारे देश के उन वीर जवानों के लिए जो दिन रात, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, सरहद पर यानी कि हमारे देश की सीमा पर वो तैनात रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा के लिए, हमारे भारत की रक्षा की खातिर, जिसकी प्रस्तुति दे रहे हैं अमित कुमार जी। सुंदर सा ये गीत सुनते हैं। का कतरा कतरा मेरे वतन के काम आए, गोद मिले तेरी माँ मुझको जीवन की जब शाम आए। मेरे लहू का कतरा कतरा मेरे वतन के काम आए, गोद मिले तेरी माँ मुझको जीवन की जब शाम आए। तेरे चरणों की सेवा कर, तेरे चरणों की सेवा कर, जीवन ये मुकाम पाए। एक तमन्ना है दिल में बस, कफन तिरंगा बन जाए। एक तमन्ना है दिल में बस, कफन तिरंगा बन जाए। जन्म लिया उसका तो कर्ज चुकाना है, भारत माँ की सेवा कर मुझको तो फर्ज निभाना है। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका तो कर्ज चुकाना है, भारत माँ की सेवा कर मुझको तो फर्ज निभाना है। मर कर भी हो जाऊं अमर में, मर कर भी हो जाऊं अमर में, कुछ ऐसा अंजाम आए। एक तमन्ना है दिल में बस, कफन तिरंगा बन जाए। एक तमन्ना है दिल में बस,
आज़ादी पाई है। तुच्छ जान से बढ़ के माँ के मान की प्रथा चलाई है। वीरों की आज़ादी से हमने आज़ादी पाई है। वीरों की आहुति से हमने आज़ादी पाई है। कुछ जान से बढ़ के माँ के मान की प्रथा चलाई है। अमर शहीदों की गिनती में, अमर शहीदों की गिनती में मेरा भी कहीं नाम आए। एक तमन्ना है दिल में बस। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम का अंक कैसा आपको लगा? बिहार अभियान खत के माध्यम से और ईमेल के जरिए जरूर हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजिए। और इसके लिए लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। और हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।